आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से करीब 30 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए उतारू रहते थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई नामो निशान तक नहीं थी। लोग रात के समय लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थे। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो इतना खड़ूस था कि अगर उसका बस चले तो अपने घर के ऊपर पंछी तक को उड़कर जाने ना दे। रहता तो वो अकेले था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर वो अपने घर में इंसान तो दूर परिंदा तक को भी घुसने नहीं देता था। उसके इस बर्ताव के कारण लोग न उसे पसंद करते थे और न ही कोई उससे बात करना चाहता था। मेरा घर उसके बगल में था, मगर मेरे से भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। खैर, एक रात ठीक 8 बजे मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरा दोस्त मोहन मुझे बाहर से आवाज़ लगाकर बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज़ सुनकर निकलकर बाहर आया तो मोहन ने कहा, अरे राजू, जल्दी चल, बिरजू काका चल बसे। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उन्हें देखा था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, उन्हें क्या हुआ था और कब हुआ ऐसे? जिस पर मोहन ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, तब सब पता चल जाएगा, तू जल्दी चल मेरे साथ। जिसके बाद मैं अपने खाने की प्लेट को एक पतीले से ढककर मोहन के साथ चलता बना। बिरजू काका के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वहाँ पर मेरे और 2 दोस्त, गांव के 3-4 लोग भी वहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और इनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 3-4 घंटे पहले ही मर चुके हैं। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, भला मौत को कौन टाल सकता है। जिसके बाद हमने बिरजू काका के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हमने काफ़ी सारे गांव वालों को भी शमशान आने को कहा, मगर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम 6 जन मिलकर ही बिरजू काका के अंतिम संस्कार करेंगे। पहले बिरजू काका चाहे कैसे भी इंसान हो, मगर उनके मर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम ही उनका अंतिम संस्कार करें। खैर, हमने सारी तैयारी कर ली और उनकी डेथ बॉडी को लकड़ी के बनाए उस अर्थी पर सुला दिया और ठीक रात के 9:30 बजे तक हम 6 लोग उस अर्थी को कंधे पर लेकर शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से शमशान थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। रात का समय होने के कारण हमने 2 लालटेन भी साथ में रख लिया था, ताकि हमें हल्की रोशनी मिल सके। अभी हम अंधेरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही बिजली कड़कने लगी, मानो अब काफ़ी तेज बारिश आने वाली हो। बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर मेरे एक दोस्त प्रसाद ने कहा, यार, बिरजू ने तो जीते जी हमें काफ़ी तंग किया और अब मरने के बाद भी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। हम जिस रास्ते पर अभी आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण हम भीगते हुए ही शमशान की तरफ आगे बढ़ते रहे। बारिश इतनी तेजी से बरस रही थी कि उसकी आवाज़ से अभी थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा इस रास्ते पर छाया हुआ था, वो चूर चूर हो गया और साथ ही बारिश के कारण हमारे दोनों लालटेन भी बुझ गए। अभी लालटेन को दोबारा जलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि लालटेन के जलाते ही
वापस बारिश की वजह से बुझ जाएगी। खैर हम किसी तरह बारिश में भीगते हुए शमशान पहुँचे तो वो शमशान तेज बरस रही बारिश में काफ़ी भयानक दिख रहा था। हम जैसे ही शमशान के अंदर आए तो मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलकर कि वहाँ अभी कोई था उस पेड़ के नीचे। उसने जिस पेड़ की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी निगाहें उधर घुमाई जहां मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा। जिस पर मैंने मोहन से कहा, पागल पागल हो गया क्या तू? अभी भी तेरी आदत नहीं गई डरने वाली? इस पर मोहन ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोहन की यह बात सुनकर हम जोर जोर से हंसने लगे। सच में मोहन काफ़ी डरपोक लड़का है और पता नहीं कैसे वो इतनी रात को शमशान आने के लिए मान गया। खैर हमने अर्थी को शमशान से बहने वाली नदी के किनारे उतार दिया ताकि लंबे लंबे पेड़ों के कारण लाश बारिश में भीगने से बच सके, और खुद हम बगल में बने एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बारिश के कारण चिता में आग कैसे दें, लिहाजा हम बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगे। मगर काफ़ी समय के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने गांव से आए उन दो बाकी लोगों से कहा, एक काम करिए, हम 4 लोग यहीं रुकते हैं, आप 2 लोग जाकर लकड़ियों का बंदोबस्त करिए ताकि बारिश रुकते ही हम काम को आगे बढ़ा सकें। मेरे इतना बोलते ही उन दोनों आदमियों ने अच्छा ठीक है बोलकर लकड़ियां लाने चले गए। अभी उनके गए हुए करीब 5 मिनट हुआ ही था कि तभी वापस से मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर इस बार वो उस लाश की तरफ इशारा करके चिल्ला रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, वो लाश अभी हिला, ध्यान से देख। फिर हम तीनों ने जब अपनी निगाहें उस लाश की ओर घुमाई तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। जिस पर इस बार मैंने चिल्लाकर मोहन से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीकर आया क्या तू? और अगर दोबारा तूने ऐसे फालतू बोला ना तो हम लोग तुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। अभी हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रसाद उठकर चिल्लाते हुए बोला, सच में यार वो लाश हिल रही है। हमने तो उसे पानी के ऊपर रखा था, मगर अब देख वो काफ़ी नीचे खिसक चुका है। उसके दोनों पैर पानी में डूब चुके हैं। मैंने भी जब देखा तो हाँ, सच में वो लाश हिल रही थी और मोहन सच ही बोल रहा था। मैंने ये बोलने के लिए जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो मोहन डर से कांप रहा था। उसे इस तरह से डरता हुआ देख मेरे सबसे साहसी दोस्त अजय ने कहा, अरे डरो मत, वो लाश नदी के बहाव से हिल रही है, रुको मैं उसे खींचकर ऊपर लाता हूँ। और इतना बोलकर अजय उस लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाश के पास पहुंचकर अजय ने उसे ऊपर खींचने लगा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी अजय उस लाश को खींच ही रहा था कि तभी उस लाश ने उल्टा एक झटके से अजय को पानी में खींच लिया। ये देखकर हम तीनों डर से कपकपाने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। हम तीनों भी भागकर पानी में उतरे और अजय को खींचने लगे, मगर हम चारों की शक्ति उस लाश के आगे बेबस थी। वो लाश हमें खींचकर गहरे पानी की ओर ले जा रही थी कि तभी वहाँ लकड़ी लाने गए गांव के वहाँ 2 लोग आ पहुँचे, जिन्होंने हमें खींचकर बाहर निकाला, मगर वो भूतिया लाश पानी में ही डूब गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।
हमारे यहाँ सभी लोगों का मानना है कि अगर कोई घर काफ़ी सालों से बंद हो और उस घर में समय समय पर पूजा पाठ ना किया जाए तो उस घर में आत्माएं अपना डेरा जमाना शुरू कर देती हैं। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और साथ ही साथ मैं भूत प्रेत इन सब बातों को भी नहीं मानता था। मगर इस घटना के बाद से इन सारी बातों को मानना तो दूर, इन सारी बातों को सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। साथ ही साथ मैंने उन सब जगहों पर भी जाना छोड़ दिया जहां भूत प्रेत की बातें होती हैं। इस घटना ने मेरे दिमाग पर एक ऐसा छाप छोड़ा है जिसे मैं अपने जीते जी नहीं मिटा सकता। खैर, ट्रेन काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी मेरे बगल वाली सीट पर बैठे मेरे भाई ने मुझसे कहा, भैया हम कब तक वहाँ पहुँच जाएंगे? अनिल यानी मेरे भाई के मुंह से ये सुनते ही मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। इस पर मैंने अपने भाई अनिल से कहा, हम लोग बस आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। असल में हम दोनों अपने गांव मिराजपुर जा रहे हैं। पहले हम लोग अपने गांव मिराजपुर में ही रहते थे, मगर आज से 10 साल पहले मेरी नौकरी शहर में लगने के कारण हम लोग सभी परिवार शहर में चले गए। तब से गांव में कोई नहीं आया और आज हम दोनों 10 सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं। और साथ ही साथ 10 सालों से हमारा गांव का घर बंद पड़ा हुआ है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती चली गई, जिसके साथ ही हम भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले गए। खैर, आधा घंटा और ट्रेन में बिताने के बाद हम अपने गांव के स्टेशन पर उतरे। तो गांव के स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतने सालों में गांव जरा भी नहीं बदला, मगर हाँ, रात के वक्त लोगों का चहल पहल थोड़ा बढ़ गया है। स्टेशन से हमारे गांव का घर करीब 5 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां जाने में किसी सवारी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस कारण हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी। पहले तो रात के 8:45 बजे सारा गांव एकदम से वीरान हो जाता था, लेकिन अब लोगों की थोड़ी चहल पहल देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि तभी पीछे से आवाज़ आई, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों भाई पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी ऑटो के पास खड़ा है। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि वो कोई ऑटो वाला है। इस पर मैंने उस ऑटो वाले से कहा, मुझे मिराजपुर गांव के चौक पर जाना है। इस पर उस ऑटो वाले ने कहा, हाँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद हम दोनों भाई चढ़कर उस ऑटो में बैठ गए और हमारे बैठते ही उस ऑटो वाले ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। पहले हमारे गांव में ऑटो नहीं चलता था, मगर अब हमारे गांव में ऑटो भी चलने लगा। इस पर मैंने ऑटो वाले से कहा, अरे भाई साहब, यहाँ ऑटो कब से चलने लगा? जिस पर उस ऑटो वाले ने कहा, 2-3 सालों से चल रहा है। आप लोग काफ़ी सालों के बाद आए हैं लगता है। किसके घर जाना है आपको? जिसके बाद मैंने अपनी पूरी बात उस आदमी को बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब आपका घर तो काफ़ी सालों से बंद है, तो अचानक आपका वहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो ऑटो वाला चुप हो गया। मैं तो इन सब बातों पर शुरू से ही विश्वास नहीं करता था, तो मैंने भी उस ऑटो वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद ठीक रात के 9:30 बजे हम ऑटो से उतरे और अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफ़ी सालों से घर में कोई ना रहने से घर की बाहरी दीवारों पर धूल की मोटी परत जम गई थी। घर के बाहर का दृश्य को देखकर घर के अंदर का माहौल हमारे दिमाग में खुद ब खुद चलने लगा था। खैर, हम चलकर घर के दरवाजे के पास पहुँचे और अपने बैग से चाबी निकालकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने लगे। अभी मैं ताला खोल ही रहा था कि तभी हमें किसी के
हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को ध्यान से सुनने पर पता चल रहा था कि वो आवाज हमारे घर के पीछे से आ रही है। इस पर मैंने अपने भाई से कहा, अनिल तू रुक, मैं देख कर आता हूँ कि कौन है। इतना बोलकर मैं चलते हुए उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। रात काफी हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि आगे का नज़ारा भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर किसी तरह चलकर मैं घर के पीछे पहुंचा और इधर उधर उस आवाज़ को तलाशने लगा। मगर कुछ देर इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगा कि तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो नीचे का नज़ारा देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि नीचे काफ़ी सारी हड्डियाँ गिरी हुई थी। मगर इतनी सारी हड्डियाँ यहाँ आई तो आई कैसे? साथ ही साथ वो सारी हड्डियाँ किसकी थी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं वहाँ खड़े ना रहकर वापस चलते हुए अपने भाई के पास आया। साथ ही मैंने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि ये हड्डियों वाली बात अपने भाई को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है वो डर जाए। जिसके बाद हम घर के अंदर दाखिल हुए तो घर के अंदर जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रात काफ़ी हो जाने के कारण हम दोनों भाइयों ने तय किया कि आज रात हम एक कमरा साफ करके उसी में सो जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। हम दोनों ने मिलकर फटाफट से एक कमरा साफ किया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गए। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के कारण बिस्तर पर लेटते ही हमारी पलकें भारी होने लगीं और देखते ही देखते नींद ने हमें कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, मगर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे उठना ही पड़ा। जिसके बाद मैं उठा और हल्का होने के लिए बाथरूम में गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी मुझे किसी के कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है। हल्का होने के बाद मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ है तो है किस चीज़ की। वो आवाज़ एक दूसरे कमरे में से आ रही थी। तो मैं चलकर उस कमरे के दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर जाकर कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरा पूरा शरीर ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठकर इंसानों की हड्डियां चबा रहा था। वो हड्डियां ताज़ी थीं, क्योंकि उन हड्डियों से खून भी टपक रहा था। साथ ही साथ उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा मौत से भी ज़्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और अगर हम यहाँ रुकें तो ये शैतान हमें भी मारकर खा जाएगा। जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने भाई के पास गया और उसे लेकर सीधे घर से काफ़ी दूर भाग गया। तो इस तरह उस रात हम दोनों भाई मरते मरते बचे।